स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आपने ये तस्वीरें अब अपने न्यूज चैनल्स पर और मोबाइल फोन्स पर देख ली होंगी। सुखबीर बादल, वन ऑफ द एक्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब, हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेंपल के गेट पर बैठकर पनिशमेंट ले रहे थे एज अ निहंग सिख। जिस तरीके से निहंग सिख पहनते हैं अपने पगड़ी और साफा को, और साथ ही साथ वो एक स्पीयर लेके खड़े रहते हैं दरवाजे पर इन ऑर्डर टू गार्ड द गोल्डन टेंपल, और साथ ही साथ इन ऑर्डर टू सी कि कोई भी भक्त या कोई भी डिवोटी बिना साफा या पगड़ी पहने अंदर न जा सके। उनको यह पनिशमेंट दी गई थी बाय द अकाल तख्त। तो अकाल तख्त है क्या? अकाल तख्त ऐसा पनिशमेंट सिख पंथ के अनुयायियों को क्यों देता है, और इसमें क्या बड़े से बड़े लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स, पावरफुल पीपल, बिजनेसमैन एक्सेट्रा, किंग्स को भी नहीं छोड़ा गया है, उन्हें भी पनिशमेंट दी गई है अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पीरियड पर। नाउ दिस विजुअल वाज नॉट लेफ्ट फ्रॉम एनीबडीज आई। इनफैक्ट व्हाइल आई रिकॉर्ड द वीडियो, देयर हैज बीन न्यूज कि एक बुलेट भी फायर की गई थी उन पर बाय वन ऑफ द पर्सन हु केम टू सी हिम in the golden temple, and this is now even a developing story. But what is said about अकाल तख्त कि अकाल तख्त के पास ऐसा क्या पावर है, अकाल तख्त है कहां पर, अकाल तख्त इतने पावरफुल तरीके से सिख पंथ के लोगों को या सिख पंथ के अनुयायियों को क्या पनिशमेंट दे सकता है, ये कब स्टैब्लिश हुआ, इस परंपरा का निर्वहन कब से हो रहा है, और सुखबीर बादल ने क्या किया था जो इनको पनिशमेंट दी जा रही है, और इनके साथ बहुत सारे अन्य लोगों को भी जो इनकी सरकार में पंजाब में थे फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। बट आई मस्ट टेल यू दैट सुखबीर बादल अकेले वो व्यक्ति नहीं थे जिन्हें ये पनिशमेंट मिली। इस लंबे लिस्ट में चीफ मिनिस्टर ही नहीं, प्रेसिडेंट्स भी रहा हैं। इनफैक्ट इंडिया के प्रेसिडेंट रहे ज्ञानी जेल सिंह फ्रॉम 82 to 87। ज्ञानी जेल सिंह भी इस पनिशमेंट के हकदार रहे हैं। उन्हें भी तनखैया घोषित किया गया है, उन्हें भी पनिशमेंट का अधिकारी बनाया गया है। नॉट जस्ट प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स, इवन इंडिया के उस समय के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहे बूटा सिंह को भी पनिशमेंट दी गई। और तो और मैंने कहा इवन किंग्स यानी कि महाराजा रंजीत सिंह भी, जो कि पंजाब सूबे के या पंजाब एम्पायर के डायनेस्टी के इकलौते सबसे जाने माने बड़े किंग हुए, उन्हें भी ये पनिशमेंट झेलनी पड़ी थी, और ऐसी बहुत सारी पनिशमेंट्स। तो इसके पीछे का मर्म क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, अकाल तख्त ऐसे पनिशमेंट्स देता क्यों है? नाउ पनिशमेंट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज तनखैया। तनखैया मतलब आपको तनख्वाह देना है, आपको पनिशमेंट यानी कि अपनी सेवा देनी है। सेवा इज वॉलेंटरी, यानी कि आप मंदिर में जाते हैं, हरमंदिर साहिब में जाएंगे या किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे, आप वहां पर देख सकते हैं कि बहुत लोग सेवा देते हैं। सेवा वॉलेंट्री है, अपने मन से भी आप दे सकते हैं। मैं चाहूं वहां पर जाकर मैं आने वाले डिवोटीज या श्रद्धालुओं को जूता साइड में रख सकता हूं, जूता पॉलिश भी कर सकता हूं, लंगर भी बना सकता हूं, लंगर में भी अपनी सेवाएं दे सकता हूं, जूठे बर्तन प्लेट एक्सेट्रा धो सकता हूं। और ये लगभग सारे सिख परंपरा के अनुयायियों को और बाहर के भी अनुयायियों को करना एक नॉर्मल सा टास्क होता है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द पिलग्रिमेज। बट जब आपको तनखैया घोषित किया जाता है, यानी कि आप जब एक तनखैया घोषित हैं, एक तनख्वाह कहने वाले व्यक्ति घोषित हो गए हैं, डिक्लेयर्ड हो गए हैं, दैट मीन्स यू हैव टू डू इट कंपल्सरीली और एज अ पनिशमेंट, ताकि आपको आपके द्वारा किए गए जुर्मों की सजा मिल सके। अब आपने ऐसा क्या जुर्म किया हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका निर्णय लिया जाता है बाय द अकाल तख्त जब आप रेहत मर्यादा को, यानी कि सिख परंपरा के मर्यादा को तोड़ते हैं। दैट मीन्स अगर आप सिख हैं तो आपको तनखैया घोषित किया जा सकता है। अगर आप सिख नहीं हैं, ये डिग्री सिर्फ और सिर्फ सिखों के लिए मान्य है। अगर आप सिख पंथ से बाहर हैं तो आप पे अकाल तख्त का जुर्माना नहीं लगता है। हां, आप पर जरूर अन्य दूसरे प्रावधान लग सकते हैं। आप किसी भी धर्म का उल्लेखना नहीं कर सकते, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं कह सकते, कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर अदर लीगल प्रोविजंस आउट देयर। बट विद इन सिख सोसाइटी अगर आप सिख मर्यादा को तोड़ते हैं, जिसको सिख पंथ कहती है रेहत मर्यादा, तो आप तनखैया घोषित किए जा सकते हैं बाय अकाल तख्त। अब अकाल तख्त है क्या ना? अकाल तख्त में 5 जत्थेदार होते हैं या 5 ग्रंथीज होते हैं जो अकाल तख्त या गुरु ग्रंथ साहिब को मेंटेन करते हैं। ये हेडक्वार्टर्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेंपल
के प्रांगण में है, के बाउंड्री में है और ठीक गोल्डन टेम्पल के सामने से दिखता है। इनफैक्ट इट इज दिस तख्त, यहां से ऑर्डर्स पास किए जाते हैं और सुखबीर बादल जी को भी पनिशमेंट देने के ऑर्डर्स 5 जत्थेदार ने घोषित किए थे। ये 5 जत्थेदार आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, जो सिख ग्रुप की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। SGPC एक्ट 1921 में ही आया था और ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर ही सारे गुरुद्वाराओं को प्रबंधन करने के लिए, सारे गुरुद्वाराओं का मैनेजमेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिख परंपरा SGPC बना था। SGPC के 5 मेंबर्स यही ग्रंथी होते हैं जिनका मूल काम होता है गुरु ग्रंथ साहिब के प्रेजेंस को, उनके एमिनेंस को मेंटेन रखना और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अकाल तख्त के मर्यादा को भी मेंटेन रखना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट? इनफैक्ट क्या सिर्फ अकाल तख्त located at Golden Temple can do these degrees? नहीं, actually there are 4 other important areas अमृतसर के अलावा, आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब एट तलवंडी साबो, पटना साहिब इन बिहार एंड नांदेड़ में हजूर साहिब। तो ये 4 और अन्य क्षेत्र हैं, अन्य और गुरुद्वारे हैं जहां से अकाल तख्त की डिग्रीज घोषित की जा सकती हैं, कि डिग्रीज बोली जा सकती हैं। अब ये क्यों बोली जाती हैं? पनिशमेंट जो होती है, अगर आपने सिख परंपरा की कोई अवहेलना की है, कुछ नेगेशन में कहा है या अगेंस्ट काम किया है, तो 5 ग्रंथीज अपना डिसीजन बता सकते हैं। दिस इज लाइक अ डिसीजन मेकिंग बॉडी, दिस इज ऑल्सो लाइक अ रेप्रिमांडिंग बॉडी, तो आपको रेप्रिमांड भी किया जा सकता है। नाउ इसका पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट कोई भी रिलीजियस हो सकता है, हम्बलिंग नेचर इन द सेंस आपको क्लीनिंग के लिए लगाया जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके ब्रदर इन लॉ मजीठिया साहब को इस समय टॉयलेट क्लीनिंग के लिए लगाया गया था, जिस समय सुखबीर बादल एज आप कह सकते हैं कि गेट कीपर थे वहां पर। तो उसी समय आपको अलग अलग नेचर के लॉगिंग्स या पनिशमेंट्स दिए जा सकते हैं। यूटेंसिल साफ करना, लंगर में हेल्प करना, किचन में, कम्युनिटी में हेल्प करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पनिशमेंट्स आर वेरी वेरीड, अलग अलग तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं। दैट विल सी इट टुगेदर। बट अकाल तख्त ऐसे पनिशमेंट्स देता कब है और अकाल तख्त आया कब? ठीक है, कि अकाल तख्त, अकाली का मतलब ही होता है विदाउट टाइम, तो अकाल तख्त का मतलब समय से परे। हालांकि ये इस्टेब्लिशमेंट की भी एक अपनी कहानी है और उसकी कहानी आती है फ्रॉम द 5th एंड द 6th गुरु। फिफ्थ गुरु अर्जन देव जब जीवित थे तो उनकी बहस जहांगीर के साथ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इनफैक्ट जहांगीर के आने के साथ ही गुरु अर्जन देव के ऊपर मुगलों का बहुत ज्यादा प्रहार होने लगा, मुगलों की बहुत ज्यादा अपोजिशन होने लगी। वो इसलिए बिकॉज गुरु अर्जन देव एक ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया और अब वो सिख कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी भी बनाना चाह रहे थे, फॉर द सेंस दैट सिख कम्युनिटी के पास कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी हों। इसी तहत उन्होंने जहांगीर के बेटे को भी पनाह दी थी, जो कि जहांगीर से रिबेल कर रहे थे। जब जहांगीर को बात यह पता चली तो वो गुरु अर्जन देव के पीछे लग गए। इनफैक्ट गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन लाहौर में ही होता है। गुरु अर्जन देव जब लाहौर जा रहे थे और उन्हें पता था कि जहांगीर शायद उनको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो उन्होंने अपने 11 साल के बेटे हरगोबिंद, जिनको हम कहते हैं गुरु हरगोबिंद को तैयार किया। और गुरु हरगोबिंद को अब सिख पंथ या सिख डायनेस्टी या सिख परंपरा का निर्वहन करना था, सिख परंपरा को आगे ले जाना था। ही वॉज मेयर 11 years old boy। अब से गुरु हरगोबिंद का काम यह था कि वो सिख परंपरा को और ज्यादा बढ़ाएं। एंड इट इज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स दैट अकाल तख्त का जन्म होता है। इनफैक्ट गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब का भी नींव रखी जाती है। इट इज फ्रॉम हियर इट इज सेट दैट गुरु हरगोबिंद ने 2 इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस अपना लिए, या 2 इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस या 2 इंपॉर्टेंट तलवार अपने हाथ में लिए। एंड दैट इज फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ मीरी एंड पीरी कम्स अप। जी हाँ, आप अकाल तख्त पे देखेंगे कि 2 स्वर्ड्स रहते हैं, दो झंडे रहते हैं। इनफैक्ट यहां पर भी पीछे भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर 2 झंडे यहां पर लगे हुए हैं। अकाल तख्त के ओरिजिनल फोटो पे आप जाएंगे, देखेंगे तो वहां पर भी 2 झंडे हैं। ये 2 झंडे मीरी और पीरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो गुरु हरगोबिंद ने 2 तलवार उस समय लिया,
मीरी का मतलब होता है द टेम्पोरल पावर, द पॉलिटिकल पावर, यानी कि आपके मीर कौन है, मतलब यहां का हु इज द पॉलिटिकल बॉस। सिख डायनेस्टीज या सिख गुरुज अब अपने आप को पंजाब का पॉलिटिकल बॉस बनाना चाह रहे थे, ना कि मुगल्स के हाथ में ये चीज देना चाह रहे थे। गुरु हरगोबिंद के फादर के साथ, यानी कि गुरु अर्जन देव के साथ जो हुआ, उससे गुरु हरगोबिंद सीख ले रहे थे और वो कह रहे थे कि अब पॉलिटिकल पावर भी हाथ में होनी चाहिए, ना ही सिर्फ रिलीजियस पावर। और पीरी का मतलब होता है रिलीजियस पावर। तो रिलीजियस अथॉरिटी तो अकाल तख्त में थी ही कि ठीक है, एक जगह होनी चाहिए जहां से रिलीजियस डिसीजंस लिए जा सके। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, इंटरप्रिटेशन चाहता है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है उसके बारे में समझना चाहता है, तो वो पीरी या रिलीजियस अथॉरिटी के पास में जाकर पूछ सकता है। लेकिन मीरी का मतलब यह है कि अब मुगलों की या अब किसी और पॉलिटिकल पावर की यहां पर जरूरत नहीं है। हम अपने एरिया को, हम अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को खुद देखेंगे। और इसी से आता है अकाल तख्त का एमिनेंस। गुरु हरगोबिंद स्टार्ट्स दैट एमिनेंस। तो सिक्स्थ गुरु हरगोबिंद इस काम को कर रहे थे। और यह बताया जाता है लगभग कि 1606 से लेके 1613 तक, हालांकि हिस्टोरियंस के बीच में इस बात पे डिबेट है कि अकाल तख्त एग्जैक्टली कब बनना शुरू हुआ, बट यू कैन सेफली से दैट 1606 से लेके 1613 के बीच में अकाल तख्त बनकर तैयार होता है, या अकाल तख्त की परंपरा जो है बननी तैयार हो जाती है। नाउ महाराजा रंजीत सिंह की स्टोरी क्या है इससे रिलेटेड, और प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह की स्टोरी क्या है इससे रिलेटेड, उन दोनों को क्यों पनिशमेंट दी गई बाय अकाल तख्त, इसके ऊपर भी आएंगे। बट बिफोर आई कम टू दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एसआईपी। आपकी भी परीक्षा होने वाली है, अदरवाइज पनिशमेंट आपको भी मिल सकता है। परीक्षा का मतलब आपकी परीक्षा की घड़ी है नेक्स्ट ईयर, मई में प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का। और इसी प्रीलिम्स को तैयारी के लिए, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, वी हैव रोल्ड डाउन व्हाट वी कॉल एज आवर फ्लैगशिप एसआईपी बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, जिसमें आपको 3-3.5 महीने के अंदर पूरा के पूरा यूपीएससी सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और साथ ही साथ टेस्ट्स, करंट अफेयर्स और डेली क्लास के बेसिस पर जो टेस्ट्स होते हैं वो भी दिए जाएंगे। दिस इज अ होल एंड सोल पैकेज जो आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी रैपिड रिविजन बैच जो आपको एक प्रकार से स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक तैयार करेगा। It will help you to clear prelims, particularly if you're starting it right now. So batches are starting from 10th of December. This is the second batch which is rolling. Again, you have to use the code ASHLIVE. आपको ये कोड यूज करना है, then you will get the highest discount out there. Otherwise, you have to pay much more. इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको और किसी कोड्स पे नहीं मिलेंगे. Please use the coupon code in order to avail the highest discount. Don't lose on that. So don't forget to use the code ASHLIVE. अगर आप फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बैचेस हैं, दैट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अब बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह की। महाराजा रंजीत सिंह, जिसे हम सब जानते हैं, पंजाब डायनेस्टी, पंजाब एम्पायर को फाइंड करने वाले व्यक्ति थे। 1802 में उन्होंने अमृतसर पर कब्जा किया। अमृतसर महाराजा रंजीत सिंह के अंदर नहीं हुआ करता था। ही यूज्ड टू बिलोंग टू अ क्लैन ऑफ सिक्स विच वॉज कॉल्ड एज सुकर चकिया मिसल, और अमृतसर में जो क्लैन ऑफ सिक्स थे उनका नाम था भांगी मिसल्स या भांगी सरदार। जब महाराजा रंजीत सिंह पॉलिटिकल विक्ट्री लेते हैं अमृतसर पे 1802 पे, तो वहां पर जो जत्थेदार थे उनका नाम था सरदार फूला सिंह। फूला सिंह जी ने अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह और अमृतसर के लोकल सरदार जो भांगी सरदार थे उनके बीच में संधि करवाई, और अमृतसर महाराजा रंजीत सिंह की डायनेस्टी में आ गया। महाराजा रंजीत सिंह ऐसे भी व्यक्ति बने जिन्होंने पंजाब को एक किया। पंजाब में बहुत सारे मिसल्स हुआ करते थे, सुकर चकिया मिसल, भांगी मिसल, कन्हैया मिसल, आलू वालिया मिसल एक्सेट्रा, और इन सारे मिसल्स को उन्होंने एक करके एक यूनिफाइड पॉलिटिकल कमांड दिया। बट पॉलिटिकल कमांड होने की वजह से क्या अकाल तख्त की एमिनेंस और अकाल तख्त के इंपॉर्टेंस में कुछ कमी आती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट जत्थेदार फूला सिंह और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में एक बड़ा ही रोचक किस्सा हुआ। महाराजा रंजीत सिंह अराउंड 1804 में एक मुस्लिम डांसर गर्ल से शादी कर लेते हैं जिनका नाम था मोहरन सरकार। इस बात से महाराजा रंजीत सिंह की फैमिली में
बहुत ज्यादा आक्रोश था। इनफैक्ट और भी दूसरे परिवारों में जहां पे उन्होंने शादी की थी, उन्होंने कंप्लेन की अकाल तख्त में कि महाराजा ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। और इस मैटर को अकाल तख्त ने लिया, सरदार फूला सिंह ने अपने अंदर लिया। सरदार फूला सिंह एक निहंग सिख हुआ करते थे जो महाराजा रंजीत सिंह के लिए लड़े भी। इनफैक्ट वो अफगानिस्तान जाकर भी लड़ते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के लिए अपनी जान भी देते हैं। बट जब फूला सिंह के पास ये मैटर आया, सो ही टुक इट एज अ मैटर ऑफ अकाल तख्त। अकाल तख्त अपने एमिनेंस को बता रहा था कि वो किंग के एमिनेंस से भी ऊपर है, एक राजा के पॉलिटिकल पावर से भी ऊपर है। अकाल तख्त ने ऑर्डर पास किया कि महाराजा रंजीत सिंह इस बात के गिल्टी हैं कि उन्होंने अपने से दूसरे समुदाय में जाकर शादी की और इसके लिए उन्हें पब्लिक फ्लॉगिंग्स यानी कि कोड़े मारे जाएंगे पब्लिक में। महाराजा रंजीत सिंह को उस समय यह डिसीजन बताया गया जब वो पंजाब के एकाधिकार राजा थे। दिस वॉज अ बिग 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 message which was coming from Harmandir Sahib and which was coming from Akal Takht that nobody is above Akal Takht। बहरहाल ऐसा होता नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह अपने आप को अकाल तख्त के सामने सबमिट करते हैं, माफी मांगते हैं और माफी मांगने के बाद जत्थेदार इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि फ्लॉगिंग की जरूरत नहीं है, उनको एक झाड़ से बांध कर रखा जाएगा फॉर सम टाइम एंड देन ही वाज लेफ्ट। नॉट जस्ट दिस, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह भी अकाल तख्त के निशाने पर रहे हैं। उन्हें भी पनिशमेंट, उन्हें भी तनखैया घोषित किया गया है। नॉट जस्ट हिम बट ऑल्सो अंडर हिम द होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह ऑल्सो हैपन टू बी। इन्हें इस बात का दोषी बताया गया था कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में, तब प्रेसिडेंट इंडिया के जेल सिंह ही थे और अकाल तख्त ने निर्णय लिया कि जेल सिंह इस मामले को डिफ्यूज नहीं कर पाए। देयर वॉज एन अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल और इस मामले को बिना अटैक के वो सुलझा नहीं पाए एंड दैट इज व्हाई ही इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड इन गोल्डन टेम्पल इन 1984। 1984 को गोल्डन टेम्पल में एक्चुअली जो इमारत को चोट पहुंची थी वो और कोई इमारत नहीं थी, वो अकाल तख्त ही था। बट एनीवेज बाद में ये देखा गया कि मैटर्स जो हैं वो पॉलिटिकली रिजॉल्व हो गए। आज भी हम ये देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स शायद सैक्रिलेज के रहे हैं, इनफैक्ट ये रहा है कि सुखबीर सिंह बादल के ऊपर सबसे बड़ा दोष यही लगा है कि उनके कार्यकाल के दौरान या उनके चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान जो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बदसलूकी हुई थी या डिफेसमेंट हुआ था, उसका निर्णय नहीं आ पाया एंड the administration was not able to prevent the sacrilege of holy scriptures of Guru Granth Sahib। But रोल ऑफ अकाल तख्त आज के दुनिया में क्या है, हमारे बीच में क्या है, एक पॉलिटिकली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अकाल तख्त इज टू मेंटेन रिलीजियस प्योरिटैनिज्म अमॉन्ग सिख। 1921 में जब अकाली या सिंह सभा मूवमेंट हो रहा था 1921 में ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, तो यही बात कही गई थी कि सिख धर्म में नॉन सिख आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा आ गए हैं और सिख धर्म को उनके टेनेट्स के हिसाब से, गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से चलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जो अकाल तख्त इस इंस्टीट्यूशन को चला रहा था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स अकाल तख्त को डाइल्यूट किया गया था, वहां से जत्थेदार हटा दिए गए थे और वहां पे सिर्फ ग्रंथीज रख दिए गए थे, यानी कि सिर्फ प्रीस्ट्स को रखा गया था। ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखा गया था जिनके पास कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी हो। इनफैक्ट अकाल तख्त से सारे पॉलिटिकल पावर्स ब्रिटिशर्स ने छीन लिए थे ताकि कोई भी पॉलिटिकल लेगेसी ना बन सके। सेकेंडली, टू हाईलाइट द कॉज ऑफ अटोनमेंट ऑफ सिंस एंड फॉरगिवनेस, आप इसे तनख्वाह को या पनिशमेंट को ऐसा पनिशमेंट ना समझें जो कि किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए कहा जाता है। इनफैक्ट इट इज अ सेकेंड चांस टू रियलाइज द अल्टीमेटनेस ऑफ गॉड। जो परब्रह्म हैं, जो वाहेगुरु हैं, जो अल्टीमेट गॉड हैं, जो सिख पंथ एक भगवान की बात करते हैं, एक पावर की बात करते हैं, एक ओमकार की बात करते हैं, वहां पर यह बताया जाता है कि अगर आप उनसे क्षमा याचना अपने कामों के लिए मान ले, अपने पापों के लिए मान ले, तो वो मुक्त भी हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू वॉट इज सीन इन जैनिज्म। जैनिज्म में भी क्षमा याचना की
प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जैन्स सेलिब्रेट व्हाट यू कॉल एज मिच्छामी दुक्कडम, जिसमें वो अपने द्वारा किए गए पूरे साल में पाप की क्षमा मांगते हैं, एंड हेंस फॉरगिवनेस इज वेरी सेंट्रल इन सिखिज्म, और इस पनिशमेंट को भी फॉरगिवनेस के एंगल से देखना चाहिए। नेक्स्ट इट सेज टू गिव द फाइनल वर्डिक्ट टू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। जब से दशम गुरु यानी 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना, तो इसके बारे में भी चर्चाएं उठी कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें, उसमें जो लिखा है उसका एक फाइनल वर्डिक्ट कहां से आए। बिकॉज ट्रांसलेशंस और ट्रांसलेशंस के साथ दूसरे वर्जन्स गुरु ग्रंथ साहिब के बनना बंद कर दिए गए थे, बिकॉज एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होना चाहिए, एक अथॉरिटेटिव ट्रांसलेशन होना चाहिए, बहुत सारे वर्जन्स नहीं हो जाने चाहिए। ऐसे में एक अकाल तख्त का रहना बहुत जरूरी हो गया, बिकॉज अकाल तख्त का काम था कि फाइनल वर्डिक्ट दे, अपना अंतिम निर्णय दे अबाउट द वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, कि गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ वाणी है, बोली है, उसका मतलब क्या है, उसका अगर कोई आधिकारिक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए तो वो अकाल तख्त से आएगा। सो इवन फॉर रिसाइटिंग एंड फॉर मैनेजिंग द डिफरेंट वर्जन्स एंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब अकाल तख्त का होना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली अकाल तख्त फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स एक सिंबल है रेजिस्टेंस का अगेंस्ट स्टेट एट्रोसिटीज, कि अगर मुगलों ने एट्रोसिटीज की, ब्रिटिशर्स ने एट्रोसिटीज की, उसके ऊपर भी अकाल तख्त एक इंस्टीट्यूशन की तरह खड़ा रहा, जिसने सिख परंपरा को डाइल्यूट नहीं होने दिया, सिख पंथ को डाइल्यूट नहीं होने दिया। इनफैक्ट जब गुरुओं की शहादत हो रही थी तब भी, जैसे कि गुरु अर्जन देव या गुरु तेग बहादुर जिनको औरंगजेब ने मारा, जब गुरुओं की शहादत हो रही थी तब अकाल तख्त एज एन इंस्टीट्यूशन खड़ा था, कि जो एक व्यक्ति पर निर्भर ना हो बल्कि एक इंस्टीट्यूशन हो जो कभी ना हटे, कभी ना मिटे, वो हमेशा सिख पंथ, सिख परंपरा, सिख ट्रेडिशन के लिए काम करता रहे। एंड दिस इज व्हाट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द फाइनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ अकाल तख्त हैपेंस टू बी। सो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ इट। आई होप कि आपको इस सिचुएशन के बारे में समझ में आया होगा कि ऐसे पनिशमेंट्स क्यों मिले जा रहे हैं, या इसका हिस्टोरिकल रीजन क्या है। फाइनली दो स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर P2I फाउंडेशन, यानी कि आपको प्रीलिम्स ही नहीं मेंस और साथ ही साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, तो आप हमारे फाउंडेशन बैचेस जो कि 2026 के लिए और 2027 के लिए, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही हमारे पास बैचेस उपलब्ध हैं at these prices. These are discounted prices provided you use the code ASHLIVE. आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा while you take admissions so that you get the maximum discount. चाहे आप जुडिशरी के कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहें, या PCS के कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, या स्टडी IQ के अन्य किसी भी कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहें, आपको यही कोड यूज करना है ASHLIVE so that you get the maximum discount. That's all that is needed. You will start your journey of UPSC because परीक्षा सबकी होती है और वो परीक्षा को पार करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। ये प्लान है आपके सामने। दिस इंक्लूड सक्सेस इन प्रीलिम्स, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो मेंस की भी तैयारी हम ही आपको करवाएंगे ऑफलाइन मोड में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड अलॉन्ग विथ 1-to-1 मेंटरशिप। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। अब हमारे पास मेंटरशिप की अलग से भी प्रोग्राम है, कि मान लीजिए अगर आपको बाकी ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स है। Please go and see it on our websites. Again, you have to use the code ASHLIVE. The batches are starting from 7th of December, so don't lose any chance at 6 p.m. in the evening. So I hope to see you there. Particularly मैं history आपको और ethics आपके साथ discuss करूँगा। अगर आपका इसके ऊपर कोई doubt है, कोई discussions करना चाहते हैं, any kind of questions that you want to ask, you're free to join the Telegram channel. I'll be more than happy to answer your queries. Thank you for watching it. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।